एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार ओपिनियन पोल में हर एक स्टेट में किस तरीके से कौन सा दल किस पर कितना भारी पड़ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बिहार की बात बता देती हूं। बिहार में एनडीए से अलग होने का नीतीश कुमार पर दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों में किसे कितनी सीट मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एनडीए को 24 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में कुल 16 सीट जा सकती हैं। पिछली बार के चुनावों में जेडीयू एनडीए के साथ थी, 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार जेडीयू इंडिया के साथ है। बहुत ज्यादा कमाल इंडिया कर पा रही है। बिहार में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 16 सीटें इंडिया जीत सकता है, जबकि एनडीए के खाते में 24 सीटें आ सकती हैं। तो बिहार में फिलहाल समीकरण ये बता रहा है, फिलहाल अभी की जो जमीनी हकीकत है, जो लोगों के बीच में जाकर हमें पता चला, वो ये कि एनडीए का यहां पर 24 सीटों पर जीतना अभी आज तय है। 24 सीटों पर जीत सकती है, 16 पर इंडिया जीत सकती है। इस बार एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी है, एनडीए के साथ इस बार एचएम भी है। बिहार की बात अगर आप निकलेंगे आगे तो हम पश्चिम बंगाल के कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां लाख कोशिशों के बावजूद भी ममता को हिला पाना बहुत मुश्किल है। और अभी इसी तरीके से 42 सीटों के आंकड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीट यहां पर जीतेगी। पिछली बार के मुकाबले नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी यानी ममता बनर्जी 29 सीटें यहां पर जीत सकती हैं। सबसे बड़ा दल तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। लेफ्ट की बात करें तो 0 और कांग्रेस 1 सीट यहां पर जीत सकती है, यानी आमने सामने का मुकाबला, टक्कर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आमने सामने की टक्कर है। 29 और 12 यानी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद बात करेंगे उस राज्य की जिसमें सबसे ज्यादा सियासी उठापटक देखने को मिली है। बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र राज्य है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 20 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात करें जो एनडीए के साथ है, 2 सीटें जीत सकती है। एनसीपी अजित पवार 4 सीटें जीत सकती है, यानी ये 26 का आंकड़ा हो जाता है अगर इन तीनों को एक साथ आप मिला देंगे तो। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, और इसके साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट 11 और एनसीपी शरद गुट 4 सीटें जीत सकते हैं। आप शिंदे गुट से कंपैरिजन करेंगे तो यहां शिवसेना उद्धव गुट का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है, यानी शिवसेना उद्धव गुट यहां पर 11 सीटें जीत सकता है। ये तीनों एक साथ हैं, 26 सीटें ये जीत सकते हैं। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो 9 कांग्रेस जीत सकती है, शिवसेना उद्धव गुट 11 और एनसीपी शरद गुट 4 सीटें जीत सकता है। यानी बहुत ज्यादा कुछ कमाल हो रहा है महाराष्ट्र में हुई तोड़फोड़ से, तो ऐसा नहीं है या बहुत ज्यादा फायदा एनडीए को हो रहा है, ऐसा फिलहाल आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। 48 सीटें हैं और इस 48 सीटों में अगर एक एक पार्टी को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जरूर सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, 20 सीटें, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट 2 और एनसीपी अजित पवार गुट 4 सीटें, कांग्रेस 9, शिवसेना उद्धव गुट 11 और एनसीपी शरद पवार गुट 4 सीटें जीत सकते हैं। तो बात हमने बिहार की कर ली, बिहार के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बात पश्चिम बंगाल की भी हो चुकी है, जहां पर मिला जुला जो रिस्पांस है वो देखने को मिल रहा है। इसी पर आइए अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, अतुल होणे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव रंजन, प्रवक्ता हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव राय माफ कीजिएगा, राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजय आलोक जी आप ही से कर रही हूं। 3 राज्यों की बात मैंने कर ली। महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा हो रहा है तोड़फोड़ का, या आपके साथ आए नए साथियों का, ऐसा आंकड़े रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। शिंदे गुट 2 और अजित पवार गुट के साथ 4 हो सकता है और आपके 20। देखिए प्राची जी, मैंने कल भी बोला था कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर पोल्स, ओपिनियन पोल से ना तो हम खुश होते हैं अगर हम जीत रहे हों, अगर हम हार रहे हों तो ना हम उससे निराश होते हैं, क्योंकि पोल की अपनी एक मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से आप लोग अपना पोल करते हैं। जहां तक रही आप राज्यों की बात बता रही हैं, तो मैं आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हम निश्चित तौर पे 30+ सीट जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति या शंका मुझे नहीं है, ना ही हमारे पार्टी को है।
उसका कारण ये है कि पहली बात, राज्य चुनाव आयोग ये चुनाव नहीं करवाएगा। जिस तरह से पंचायत चुनाव में नंगा नाच किया रहा चुनाव आयोग ने कि हाईकोर्ट को भी 4 बार इंटरफेयर करना पड़ा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, पुलिस प्रशासन का नंगा खेल नहीं होगा, नॉमिनेशन रोके नहीं जाएंगे और जीतने के बाद कैंडिडेट्स को भागना नहीं पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव के समय स्थिति डिफरेंट रहेगी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर नजर रखता है, सबसे पहली बात। और जिस तरह से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण पश्चिम बंगाल में दीदी कर चुकी हैं, कल ही आपने देखा होगा कि मालदा के कलियाचक में कैसे एक मंदिर को, दुर्गा देवी के मंदिर को बंद कर दिया गया ताकि मुहर्रम का जुलूस निकल सके। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो बंगाल में हो रही हैं, तो पश्चिम बंगाल की आम जनता तरस आ चुकी है और इसका जवाब उनको चुनाव में मिलेगा। तो निश्चित तौर पर बंगाल में हमारा आंकड़ा 30 के ऊपर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की आपने बात की, तो बिहार में 20 सीटें आपने बीजेपी को दी है और अलायंस को मिला के हमें 24 सीटें दी है। 24, हाँ। मैं बिहार की आपको बात बताऊं कि 20 भी अगर आप दे रही हैं, तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 17 जीती थी, तो 17 से हम 20 हो गए अगर आपके सर्वे के हिसाब से चले। लेकिन आंकड़ा इसमें भी बदलेगा, हम 35 से ऊपर जीतेंगे। उसका कारण बताता हूं, राजीव जी बैठे हुए हैं। जनता दल यू का फॉर्मेशन ही हुआ था लालू यादव के खिलाफ, जो इसके कोर वोटर्स थे। पिछले 1 साल में 3 उपचुनाव में साबित किया है कि जनता दल यू के कोर वोटर्स वो पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि तीनों उपचुनाव में हमने इन्हें करारी शिकस्त दी। महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था और हमने इन्हें शिकस्त दी है। तो वोट के मामले में ये लोग कहीं से हमारे सामने टिक नहीं रहे। तो जेडीयू का एज अ पार्टी अस्तित्व खत्म हो जाएगा 24 में, क्योंकि उनके जो बेस वोटर्स थे वो राजद के विरोध में हैं, कभी साथ में नहीं जा सकते हैं। नेता मिल जाते हैं, देखिए चुनाव केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स नहीं होता है। नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। बूथ पे जो आदमी लड़ रहा है वर्षों से, 15 साल 20 साल से, किसी किसी की जान तक चली गई है, केस हो गया, मुकदमा हो गया है, 2 नेता मिल जाएंगे तो वोटर्स मिल जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार फेल होते हुए देखा है, यूपी में भी देखा है, बिहार में भी देखा है। एक बार बिहार में ये हिट हुआ था 2015 में, और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हुई। यूपी में भी तो बुआ भतीजा साथ में आए थे, क्या हो गया? 2 लड़के भी साथ में आए थे, क्या हो गया? वोटर साथ में नहीं आते। ठीक। महाराष्ट्र की जहां तक आप बात कर रही हैं, महाराष्ट्र में आपने अभी हमें 26 सीटें दी हैं, उनको 22 सीटें दी हैं। इसमें भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस नंबर्स में भी बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पोल सर्वे के हिसाब से हम कहीं भी इससे 20 से 30% बेहतर ही करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब राजीव रंजन जी पहले आपका ले लेती हूं, चूंकि बिहार का जिक्र अजय आलोक जी कर रहे थे। बिहार में जितना कमाल आप पिछली बार दिखा पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप थे, इस बार इतना कमाल नहीं दिखा पाएंगे। अभी तक ओपिनियन पोल ये कह रहा है 16 सीटें सिर्फ इंडिया गठबंधन जीत सकता है, इससे ज्यादा अकेले आपने भी जीती थी पिछली बार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ओपिनियन पोल्स तो लगातार आएंगे और जैसे जैसे मतदाताओं का मन बदलता जाएगा उसके हिसाब से अगर सैंपल साइज सही है, सही तरीके से सर्वे हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसके रुझान दिखने लगेंगे। प्रारंभिक तौर पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस को 39 सीटें मिली थी और आपका सर्वे भी उन्हें 24 बता रहा है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस मिलकर 2015 में जब लड़े थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जैसी दयनीय स्थिति हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगी। इसलिए कि उसके बाद हम दोनों मिलकर कोई आम चुनाव नहीं लड़े हैं और जो स्थितियां हैं, अभी 450 सीटों पर पूरे देश में प्रयास हमारा है कि एक उम्मीदवार अगर एनडीए का है तो एक उम्मीदवार इंडिया का हो, और निसंदेह मतों का जो विभाजन है उससे ये काफ़ी हद तक रुक पाएगा, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को अक्सर मिलता रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जिस समय ये सर्वे हुआ है उस समय इंडिया बना था। इंडिया की जो केमिस्ट्री है, पटना मीटिंग के बाद अगर आप देखें तो बंगलुरु, और बंगलुरु के बाद जब मुंबई आप पहुंचेंगे तो निसंदेह हालात पूरी तरह से बदलते दिखेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है एक चुनाव जिताऊ नेता के तौर पर नहीं है। निरंतर उनके नेतृत्व में और उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ी, लेकिन असफलता उनके हाथ लगी। अब कल क्या था उसके आधार पर आने वाला चुनाव नहीं होगा। आज जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो उनके साथ 303 का एक विराट जनादेश होता है, लेकिन
हम सभी ने ये देखा है कि 3/4 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को भी जनता अगर मन बना लेती है तो फिर उन्हें जमींदोज करने में, उनके इरादों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में, ठीक है। जो एक पॉइंट अजय आलोक जी उठा रहे थे वो आपके वोटर्स को लेकर था, राजीव रंजन जी, क्या एक कंफ्यूजन नहीं होगी कि अभी तक जिनके खिलाफ आप लोग राजनीति किया करते थे अब उन्हीं के साथ हैं, तो वोटर्स में क्या एक क्लियर मैसेज आप दे पाएंगे कि ये कैसे हो गया ये शिफ्ट? नहीं, ऐसा तो पहली बार नहीं होगा ना। 2015 में तो इनकी हालत क्या थी, इनसे पूछ लीजिए। 2015 में तो अजय आलोक जी को याद होगा, ये अलग बात है कि उस समय वो दूसरे तरफ थे, तो उस समय की बात मैं नहीं चाहूंगा कि उन्हें फिर उस समय उन्होंने क्या कहा होगा अलग अलग चैनल्स पर, ठीक है। लेकिन आज जो हालात हैं 2015 से भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा छोटा सा कमेंट करेगा अजय जी, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं फिर इस बात पर कि 2015 का एग्जांपल है राजीव रंजन का। नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था कि 2015 में ये हुआ था और 2017 मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला था कि ये घटना एक ही बार हुई है जब जेडीयू आरजेडी मिला, वोटर मिल गए। लेकिन दो साल के अंदर राजीव जी को ही पता होगा कि 2 साल के अंदर ये गठबंधन टूटने का कारण ही यही था क्योंकि हमारे परंपरागत वोट धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, वो आरजेडी के साथ रह ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। यही हुआ, इसीलिए गठबंधन टूटा था 17 में। मैं एक बात और कहता हूं कि भाई ये INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में होनी थी, डेट क्यों टल गया? अगर केमिस्ट्री इतनी अच्छी है तो डेट टलते जा रहे हैं। केमिस्ट्री इतनी अच्छी है तो आज जनता दल यूनाइटेड ने ऐलान किया है कि अकेले वो मुस्लिम कौन यात्रा कोई निकालेंगे, भाईचारा यात्रा। तो INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाल रहा है? लालू जी नहीं है यात्रा में, कांग्रेस पार्टी नहीं है यात्रा में, माले यात्रा में नहीं है, अकेले मुसलमान निकल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ। मेरा जवाब जरूरी होगा भाईचारा यात्रा निकालने। ठीक है राजीव जी, छोटा सा जवाब दीजिए क्योंकि अतुल जी से भी पूछना है ना, महाराष्ट्र की भी चर्चा करनी है, जेडीयू को डर लग रहा है, कांग्रेस की भी चर्चा करनी है। बस मैं बिल्कुल छोटा जवाब दूंगा। डर लग रहा है कि लालू जी कहीं डंप नहीं कर दे। ठीक है, हर गठबंधन के जो भी घटक संगठन होते हैं, हर गठबंधन में शामिल जो भी पार्टियां होती हैं, उनके संगठन का कार्यक्रम अलग होता है और ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उनके साथ अलायंस रहने के समय में भी हम लोगों के अनेक कार्यक्रम अलग थे, अनेक मुद्दों पर हमारी असहमति थी। मोदी जी और अटल जी का जो फर्क है, उस दौर में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस, जहां कई मुद्दों पर एक बाजाबता नेशनल अरेंजमेंट था जिसमें हमारे मुद्दे ठीक है सर। अब बिहार से निकलकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की भी चर्चा कर लेती हूँ मैं। ठीक है राजीव रंजन जी, लौटूंगी आपके पास, अतुल जी के पास चली जाती हूँ। अतुल जी, महाराष्ट्र की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं या मैं बात करूं बिहार की? पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दीजिए तो बहुत ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी इंडिया लगा पा रहा है ऐसा दिख नहीं रहा। इसीलिए अजय आलोक जी कह रहे हैं कि भाई कोई दम नहीं है इंडिया में और ये लोग एक साथ रहेंगे भी, ये भी अभी तय नहीं है। अभी ये बात अजय जी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? उनका तो धर्म है वो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अलग अलग सर्वे आए प्राची जी। CSDS का कल परसों में ही सर्वे आया, उसमें 229 224 क्लोज फाइट दिखा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के। एक इंडिया टीवी का भी आया था, NDTV का भी आया था, उसमें 83% लोग जो है वो इंडिया के बाजू में है, 35,000 का बड़ा सैंपल था। तो ये सर्वे तो अलग बात है, लेकिन मुझे एक बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचानी है कि क्या बेताशा बेरोजगारी बढ़ाने के लिए इनको वोट करेंगे? क्या देश पे 100 लाख करोड़ का कर्जा 9 साल में बढ़ा दिया, जबकि 17 साल में केवल 55 लाख करोड़ का था, इसके लिए इनको मतदान करेगा? जब 250 रुपए का टमाटर, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए तक ले गए, पेट्रोल जो है वो 72 रुपए में मिलता था, $112 था तब, अब $70 से नीचे है, फिर भी 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगा जाए, इसके देंगे? या फिर 12% GST आज लगाया है बच्चों के हॉस्टल्स के फीस के ऊपर। तो मुझे एक बात बताइए, किस लिए देंगे? क्या $58 से 83 रुपए तक लेके इसलिए लोग मतदान करेंगे? तो मैं तो सर्वे सब देख रहा था, जब कर्नाटक का ओपिनियन पोल था, कर्नाटक के ओपिनियन पोल के वक्त का भी सर्वे देख रहा था, तब क्या अनुमान लगाए गए थे और क्या आया था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इनके सामने इनका जो प्रोग्रेस कार्ड है वो तो जीरो है। 15 लाख की बात निकालो तो चिढ़ जाते हैं, 2 करोड़ की बात करो तो चिढ़ जाते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करो तो चिढ़ जाते हैं। सिंपल एंड गुड एंड सिंपल टैक्स को उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, 37 रिटर्न भरने पड़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज 5 साल के बाद भी समझ नहीं पा रहा है। छोटा और मंझोला उद्योग जो है वो खत्म हो चुका है। 20,000 फैक्ट्रियां छोटी और मंझोली पिछले 1 साल में खत्म हुई है। और इन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते, देखिए हमारे केतकर जी है, राज्यसभा के सांसद है,
उन्होंने ये पूछा कि आपने पिछले 5 साल में कितने IIT और IIM लगाए, तो उसका राज्यसभा का ये सरकार का जवाब है, एक भी नहीं लगाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर दुनिया के सामने झूठ बताते हैं। तो जुमलों के लिए, झूठ के लिए और सतत असफलता जो आई है उसके लिए मतदान होगा। आज इनकी हिम्मत नहीं है बॉम्बे का चुनाव लेने की, BMC का 10 बड़े निकाय है, उसके चुनाव हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के केस को लेकर चर्चा आती है, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर चुनाव होगा। धीरेन्द्र कुमार जी, अतुल जी ने जो मुद्दे गिनाए हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुद्दे देश से गायब हो चुके हैं। ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों से जनता त्रस्त भी है कहीं ना कहीं। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई ने लोगों को परेशान किया है और इसीलिए विपक्षी गठबंधन एक साथ है और कॉन्फिडेंस में भी है कि आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, 2024 आते आते आप लोगों को शिकस्त दे ही देंगे। देखिए प्राची, मैं तो जो भी आपका सैंपल हुआ लिया गया होगा, अभी के समय में ही लिया गया होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि महंगाई और टमाटर और क्या क्या सभी चीजें अभी ही चल रही थी, कोई पहले की बात तो है नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं। अभी अगर जो नतीजे आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंकड़े आपके क्या है, सही है नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इससे बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। अभी जो है आप जैसे ये समझ लीजिए ना कि अभी भी तो जिन राज्यों में जो इन लोग हैं उसमें क्या बेहतरी हो गई है, कुछ तो ऐसा हुआ नहीं है। अब ये लोग, बिहार का ही मैं बता देता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी को तब बढ़त मिली जब वो एनडीए के साथ थे, भाजपा के साथ रहे। व्यक्तिगत तौर पर उनके कोई फॉलोवर या कोई ऐसा कोई चंक नहीं रहा है वोट का। आज के समय में महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, आप जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत INDIA बनाने से थोड़ी बहुत बढ़त मिलेगा और वो भी बढ़त अपने ही सहयोगियों की कुछ सीटें ये बांटने के क्रम में लेंगे। जैसे नीतीश कुमार जी एक बैग 16-18 सीटें ले लिए थे भाजपा से, जब बिहार में उनके पास कोई सीटें नहीं थी अपनी, लेकिन भाजपा से गठबंधन हुआ तो सीधे उनको 16 सीटें मिल गई। उसी प्रकार से ये गठबंधन बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा 10-5 सीट का होना है तो वो कांग्रेस पार्टी को होना है। कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे इनसे समझौता करेगी एक एक के फार्मूले में। जिस सीट में, जैसे दिल्ली में ही ये लोग कुछ फार्मूला बना रहे हैं कि 1-2 सीट आम आदमी से ले लेंगे। लेकिन देखिए, मैं आंकड़े जो दिखा रही हूँ महाराष्ट्र के, आपने चूंकि कांग्रेस का जिक्र किया, आपने जिक्र किया इनके सहयोगी पार्टियों का, तो उद्धव गुट शिवसेना 11 सीटें जीत सकता है और अगर शिंदे गुट जो आपके साथ है उसकी बात करूं तो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट सकता है। ये तो आंकड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये आंकड़े अभी जो टूट हुई और जो इधर आए हमारे तरफ कुछ उनसे अलग होके एनसीपी के लोग, इसके बाद भी आपके यहाँ और सैंपल आने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर इससे और हम लोगों का बेहतर प्रदर्शन होगा। चाहे पूरे देश में आप जहां राज्य बाई राज्य जाते जाएंगे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सभी जगह अच्छे परिणाम। जो आप यहाँ 24 दे रहे हैं, मैं तो यहाँ पे 35 मान के चल रहा हूं, चूंकि अभी ग्राउंड पर और तेजी से बदलाव हो रहा है। जितना होना चाहिए 0 + 0 + 0 + 0 = 0, 0 × 0 × 0 = 0। तो इसमें ये लोग जुड़ जाए या गुणात्मक रूप से चले जाए, इन लोगों का तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। जनता इनको उसी लिए दूर की थी कि पहले से इन लोगों ने देश में जो भी अपना देना था बेस्ट प्रदर्शन दिया, उसके बाद जनता ने हटाया हमको। एक बार, दूसरी बार, अब तीसरी बार। चलिए, मुझे अगले राज्य की तरफ बढ़ना है, मैं अगले राज्य की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले चूंकि बात महाराष्ट्र की हो रही है, हमारे साथ आनंद जी भी बैठे हुए हैं। आनंद जी, अभी तो आंकड़े बता रहे हैं कि आप लोग, मैं आ रही हूँ अतुल जी, एक सेकंड रुक जाइए, आनंद जी से जरा कमेंट ले लूं। अभी तक तो आंकड़े बता रहे हैं कि जो दावा आज उद्धव ठाकरे कर रहे थे, जो चाइनीज माल और असली माल बता रहे थे, उसमें असली कौन है ये जनता बताने के मूड में है। प्राची जी नमस्कार। देखिए, 5 बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। लेकिन इन 5 राज्यों में जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और एनडीए को होगा वो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में आज का जो सर्वे आपका दिखा रहा है कि भाई आधे आधे पे एनडीए और आधे आधे पे इंडिया है, लेकिन मैं 2024 मार्च तक ये दावा कर सकता हूं कि केवल 4 सीटों से ज्यादा एनडीए को महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता भावुक है, आहत है, उसे दुख पहुंचा है। जो जोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, उससे जनता बहुत परेशान है। जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है। और आप देखिएगा कि अगर 4 से 5 मिल जाए तो मैं फिर आपके चैनल पे आऊंगा। इन्हें 4 सीट से अधिक नहीं मिल रहा, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है,
हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट के नाम पर पिछले 1 सालों में कोई काम नहीं हुआ, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हमारे राज्य में आने चाहिए थे वो बाहरी राज्यों में चले गए, तो हमारा नौजवान, हमारा किसान किस बेस पे वोट देगा? मतलब वो कोई आधार तो देखेगा? खाली अब लच्छेदार भाषण करेंगे, तालियां बजेंगी। ठीक है आनंद जी, ये तमाम मुद्दे जब ओपिनियन पोल किया जाता है तो ये तमाम मुद्दे जनता के सामने रखे जाते हैं और उसके बाद ये आंकड़े निकल कर आते हैं और फिर आप लोगों के सामने रखे जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। ये आपका आज का आंकड़ा है, वर्तमान का। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। आज महंगाई नहीं है क्या सर? इनको आधा आधा है। हाँ, आज महंगाई नहीं है क्या? नहीं, आज भी महंगाई है, लेकिन जिस प्रकार से 7-8 महीना है, इन 7-8 महीनों में जो स्थिति बद से बदतर होने वाली है वो भी तो आपको पता है। आप तो वरिष्ठ एंकर हैं। ठीक है, राजीव राय जी भी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं राजीव राय जी आपके पास आऊं, उससे पहले अजय जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। चाइनीज माल कौन है, असली माल कौन है, ये तो पता चल रहा है अब महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे बड़े एग्रेसिवली बोल रहे थे कि चाइनीज माल उनके साथ चला गया। व्हाट्सएप देख लो। आनंद दुबे जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि लोग अपनी भावनाओं के तहत, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, लोग अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। आनंद दुबे जी, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी तो विचारधारा क्या थी? प्रगाढ़ हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे के शब्द थे कि नहीं कि कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले शिवसेना को बंद कर दूंगा। और आपने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप के आप कांग्रेस की गोद में बैठ गए। भावनाएं किसकी आहत की आपने? जो अपने आदमी अपने पिताजी की भावना का, अपने पिताजी के सिद्धांतों का सम्मान नहीं कर सकता है, वो भावना आहत होने की बात करता है। हिंदुत्व को बैक बर्नर पर बैठ के आपने पाल घर के साधुओं का मर्डर आपके कोट पे है, उद्धव ठाकरे की शर्ट पे है पाल घर के साधुओं का मर्डर। ठीक है सर, मैं इस चर्चा की है आपने। ठीक है अजय जी, बीच में आपको इसलिए रोक रही हूँ। राजीव राय जी एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड, राजीव राय जी इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेक का वक्त हो जाएगा। राजीव राय जी के पास नहीं जा पाऊंगी, पहले उनके पास चल जाऊं क्योंकि इसके बाद मुझे यूपी के आंकड़े भी रखने हैं। राजीव राय जी, अभी तक के जितने स्टेट्स के मैंने आंकड़े रखे हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए में अगर देखें तो एनडीए अव्वल ही है अभी तक इंडिया से। प्राची जी, आपने सर्वे किया है, आपने ओपिनियन लिया है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं इसी जगह बैठकर जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तब भी मैंने बोला था, आप ही के चैनल पर अगर पुराने फाइल हो तो देख लीजिएगा, कि बीजेपी 70 से पार नहीं करेगी जब आप जेडीएस और बीजेपी के सरकार बना रहे थे। ये सर्वे कहाँ हुए? जब मैंने कल आपका देखा तो मैंने भी कमेंट करके लोगों से पूछा कि क्या किसी के घर दरवाजे पे कोई सर्वे करने वाला है। मुझे अभी तक नहीं मिला, हो सकता आप गए हो, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सर्वे आप कुछ सैंपल के एक्सरसाइज होता होगा, तो एक वो बात है, आप कहे आपका अधिकार है, आप दिखाएं और जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है न माने। मैं तो आपके बीच में फैक्ट्स की बात करूंगा। हमारे यूपी में पिछला जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई ऐसे लोकसभा से, जब हम एक लोकसभा के सभी विधानसभा सीटों को जोड़ देते हैं, वोटों की संख्या जोड़ देते हैं, तो कई ऐसे लोकसभा हैं जहां हम जब सपा के साथ गठबंधन में लड़े थे, उसके विपरीत जब हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अकेले लड़े तो हमें ज्यादा वोट मिला था। जैसे मेरे लोकसभा घोसी में जब हम बसपा से के साथ लड़े थे तो 1,20,000 से जीत हुआ था। जब अकेले विधानसभा लड़े तो 1,40,000 हुआ था। बलिया हार गए थे, लेकिन अगर विधानसभा की सीटें जोड़ दिया जाए तो हम 70,000 आ गए। उत्तर प्रदेश में 24 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां हम लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट पाए विधानसभा के चुनाव में। ठीक। अब मैं अजय भाई की बात कर रहा हूं, बड़ी विचित्र से पढ़े लिखे विद्वान है, लेकिन ज्यादा बोलते बोलते अभी भूल जाते हैं। उनका कहना था बिहार में अगर 2 लोग मिल जाएगा तो जरूरी थोड़े कि वो ट्रांसफर हो जाएगा। जी सही बात है। एक अकेला 38 लोगों को लेकर अगर चलेगा तो जरूरी थोड़े 38 का वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है राजीव जी, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ सर, यूपी की बात करूंगी क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया है। यूपी की बात करूंगी, यूपी में आखिर आंकड़े किसके फेवर में जा रहे हैं? 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, किसके सर पर जीत का सेहरा सजाएगा ये हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे तो बात करेंगे सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर से कमाल दिखा पाएगी या इंडिया इस जोड़ी पर भारी पड़ेगा? ये दिखाएंगे आपके आंकड़ों में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र ओपिनियन पोल में एक एक स्टेट में क्या हाल रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। और अब हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाना
इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल असंभव नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो अब आपको आंकड़ों में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। 80 लोकसभा सीटें और यहां पर मोदी योगी की जोड़ी को हरा पाना कितना मुश्किल है इंडिया के लिए, ये आंकड़ों में देख लीजिए। अकेले बीजेपी अपने दम पर 80 में से 70 लोकसभा सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस 2 सीटें हासिल कर सकती है। अपना दल एस जो कि एनडीए का ही पार्ट है 2 सीटें जीत सकती है। यानी टोटल आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बढ़कर 72 का हो गया है। एसबीएसपी जो अब एनडीए के साथ है यानी कि ओम प्रकाश राजभर 1 सीट वो भी जीत सकते हैं, यानी 73 सीटें जीत सकती है एनडीए। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बीएसपी खाता नहीं खोल पाएगी, यानी बीएसपी का जो जनाधार है वो उसके काम नहीं आएगा फिलहाल उत्तर प्रदेश में। 2024 के चुनाव से ठीक पहले का ये ओपिनियन पोल, आज अगर चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीट जीत सकती है, समाजवादी पार्टी 4, कांग्रेस 2, अपना दल एस 2, एसबीएसपी 1, आरएलडी 1 और बीएसपी 0। यानी उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट है या उत्तर प्रदेश में जो जनता का मूड है फिलहाल आज का, वो ये बता रहा है कि एनडीए यहां पर काफी आगे है, काफी भारी पड़ रहा है इंडिया पर। राजीव राय जी, अभी आप उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे गठजोड़ बनते हैं, कौन किसका फायदा करता है, कौन नहीं करता है। अभी आप देखिए, आप लोग सब साथ भी आ रहे हैं तो भी आप बीट नहीं कर पा रहे हैं। 73 का आंकड़ा हो सकता है ये एनडीए का, और अकेले दम पर बीजेपी 70 सीट जीत सकती है 80 में से। जी प्राची जी, मैंने बताया शुरू में, आप सर्वे में कुछ भी दिखाएं, आप जो दिखाती हैं मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, आपका अपना तरीका होगा। लेकिन दूसरी कड़वी सच्चाई है कि उस सर्वे को हम लोग में से किसी ने नहीं देखा है। आप मेरे ट्विटर के हेडलाइन टाइमलाइन पर जाएंगे तो मैंने आज सुबह कंफर्म करने के लिए सवाल भी पूछा था। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ और तथ्य ये है कि हमारे लिए आंकड़ा जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ वहां मैं बता रहा था कि 24 सीटों पर हम लोकसभा का विधानसभाओं को जोड़ते थे, लोकसभा में इनसे लाखों वोट से आगे हैं, और 11 सीटों पर हम मात्र थोड़े वोटों से हारे थे। और जिसके भरोसे अजय जी कह रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू आपस में लड़ रहे थे, अब एक साथ मिल जाएंगे तो वोट देगा। अजय जी, आप भी राजनीति में रहे, हम भी राजनीति में रहे, मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि जिस तरह आदरणीय महेंद्र पांडे जी कैबिनेट मंत्री को मन से मां बहन की गाली दिया गया। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर ने दौड़ाकर मारने की बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप का औलाद नहीं होऊंगा अगर जो मोदी और शाह को वापस गुजरात नहीं भेज दिया। मैं उतना नीचे नहीं गिरूंगा। ओम प्रकाश राजभर का बाप कौन है? नहीं, बोल लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जब आप लोग ऐसे लोगों को भी गले लगा सकते हैं तो ये बताता है कि कितने दहशत में है उत्तर प्रदेश को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जैसे अहंकारी पार्टी और स्वार्थी पार्टी अगर दहशत में नहीं होती तो माँ बहन की गालियां सुनकर भी, भीख का कोटोरा की बात सुनकर भी, और मोदी शाह के बारे में राजीव राय जी, चलिए ठीक है, आप राजीव राय जी, आप ओपिनियन पोल पर सवाल खड़े कर सकते हैं, आपका अधिकार है। आपको नहीं ठीक लग रहा है ये, आप उस पर सवाल खड़े करिए। लेकिन आप बीते नतीजे अगर उत्तर प्रदेश के देख लेंगे, वो नतीजे भी इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। आप चाहे लोकसभा के उपचुनावों को ले लें, आपके गढ़ों में चाहे कमल को खिलना ले लें। बोलिए बोलिए। नहीं, आप ऐसा नहीं, मैं नतीजे फैक्ट के साथ आंकड़ों के साथ, मैनपुरी में 3 लाख वोट से, रामपुर में 1,44,000, घोसी में 1,39,000, गाजीपुर में 1,32,000, कौशाम्बी में 1,18,000, आजमगढ़ में 1,09,000, लालगंज में 1,05,000, मुरादाबाद में 1,04,000, अम्बेडकर नगर में 87,000, संभल में 82,000, जौनपुर में 74,000, बलिया में 70,000, नगीना में 55,000, सहारनपुर में 29,000, बस्ती में 28,000। इस तरह हमारे आंकड़े हैं जो पिछले विधानसभा में इनसे हमने ज्यादा वोट पाए हैं। तो किस तरह की बात करते हैं? जो आंकड़े फैक्ट है, इलेक्शन कमीशन। सर, आपने ज्यादा वोट तो पाए हैं राजीव राय जी, मैं आपके आंकड़ों को गलत नहीं बता रही हूँ, आप अंतर समझिए। आपने ज्यादा वोट तो पाए हैं, लेकिन वो नतीजों में कैसे कन्वर्ट हुए हैं, मैं इस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों के अगर आप नतीजे उठाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपने आजमगढ़ का भी जिक्र किया, आजमगढ़ में क्या हुआ सर? आप ही का तो गढ़ था ना आजमगढ़। अच्छा, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। आजमगढ़ में क्या हुआ वो भी सामने है। तो जिस भाजपा के राजभर जी को आज मऊ में बैठाकर बुलवा रही थी भारतीय जनता पार्टी कि 1.5 लाख वोट से हम पीछे हो जाएंगे, 1.5 लाख वोट मान लीजिए, जिनके भरोसे जीतने की बात कर रहे हैं, उनका भी आंकड़ा देख लीजिए कि
2019 में, और राजभर सुन रहे हो, 2019 में बलिया में खाली 35,000 और घोसी लोकसभा में 39,000 चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ राजीव राजी, मैं अजय आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ। आजमगढ़ देखिए आप हारे, अपना गढ़ आप रामपुर हारे, आप अपना गढ़ रामपुर भी हारे, आप आजमगढ़ भी हारे। आप विधानसभा में जो वोटों का मुझे अंतर बता रहे हैं सर, वो रिफ्लेक्ट तो उपचुनावों में भी नहीं हुआ ना। पार्टी की सीटें छीनी भी मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, आपने हिमाचल हारा, दिल्ली हारा, कर्नाटक। अरे सर मैं जब यूपी की बात कर रही हूँ, मैं आजमगढ़ रामपुर की बात कर रही हूँ, तो आप हिमाचल चले गए। अभी आप आंकड़े, सैंपल साइज, मेरे सवालों सब पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब आप सीधा हिमाचल चले गए। खैर अजय आलोक जी, अभी राजीव राय जी के पास एक पूरा कैलकुलेशन है। सर रुक जाइए प्लीज, अब एक सेकंड। आप भारतीय जनता पार्टी की जीत याद दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों में जहां रही है। अरे राजीव राय जी, मैं यूपी की बात कर रही हूँ, तो यूपी में तो मुझे भारतीय जनता पार्टी जीती हुई नजर आ रही है, तो मैं जीती हुई चीज दिखाऊंगी ना। जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं था, मैंने वो भी दिखाया। पश्चिम बंगाल पर भी सवाल किए। रुक जाइए, मैं यूपी की बात कर रही हूँ तो यूपी की बात करूंगी ना अभी। अजय आलोक जी, राजीव राय जी के पास पूरा एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि कैसे, कहां पर कितने वोटों के अंतर से इनके प्रत्याशी जो है वो जीते या कितने का मार्जिन रहा था, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंस है कि आपको रोक देंगे। 70 सीटें तो नहीं जीत पाएंगे आप लोग। नहीं, ठीक है, अपना फॉर्मूला रखे राजीव जी, समाजवादी पार्टी अपना फॉर्मूला रखे। यही फॉर्मूला से पिछले 4 चुनाव से रिजल्ट, नतीजे जो आ रहे हैं उसको देख के ही फॉर्मूला बनाया होगा, क्योंकि पिछले 4 चुनाव से तो हम इनको लगातार हराते आ रहे हैं और इनका फॉर्मूला पता चलते जा रहा है कि क्या फॉर्मूला है। पिछले बार तो ये माहौल बन गया था कि बीजेपी वर्सेस सपा, बहुजन समाज पार्टी थी भी नहीं, तभी वोट प्रतिशत कितना बढ़ गया इनका। तो इसलिए जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने नकार दिया है, इसलिए INDIA को भी नकार दिया गया है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये कोई फाइनल रिजल्ट तो है नहीं, एक ओपिनियन पोल है, तो उसको इतना बदहवास होने की जरूरत क्या है कि माँ बहन की गाली तो ये तो वो, उसके बाद भी हमने गले लगा लिया, हम इतने दहशत में हैं। तय कर लीजिए, हम दहशत में हैं कि हम अब एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपके, पहले आप तय कर लीजिए ना कि हम दहशत में हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। ये पहले आप तय कर लीजिए, उससे क्या होगा कि रणनीति बनाने में आसानी रहेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बोलते हैं कि मोदी जी इतने घमंड में हैं, अहंकार में, तो जो अहंकार में है वो दहशत में कैसे होगा? अहंकारी दहशत में नहीं होता है, रावण कभी दहशत में नहीं आया था, है ना। ना हम अहंकारी हैं, ना हम दहशत में हैं। हम एक गठबंधन लेके चले थे, वही गठबंधन का स्वरूप बड़ा छोटा होते रहता है, उसी के हिसाब से हमारा स्वरूप है, उसी के हिसाब से हम जनता के पास जा रहे हैं। अजय आलोक जी, जैसे इनके गठबंधन में आप कहते हैं कि एक दूसरे को ये लोग न जाने क्या क्या कहते हैं और एक साथ आ जाते हैं, गठबंधन कैसे चलेगा, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल है। जब विधानसभा चुनाव में आपसे अलग हुए, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था सर आपके लिए? पार्टी को खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, उनके कार्यकर्ता अगर वोट मांगने के लिए आए तो दौड़ा दौड़ा कर पीटिए। आज वो अच्छे लगने लगे ना आपको? बिल्कुल कहा था। मुझे आज भी याद है ओम प्रकाश राजभर जी का वो सब भाषण। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोला हूं, लेकिन उसके पहले भी याद करना पड़ेगा कि 2017 से लेके 22 तक ओम प्रकाश राजभर हमारे ही साथ थे, हमारी सरकार में मंत्री भी थे। कुछ कंफ्यूजन और कुछ कारणों से वो हमसे अलग हुए। जब अलग हुए तो हमारे लिए पुष्प वर्षा तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी बात की। राजनीतिक, ये तो राजनीतिक व्यवस्था है ना, जहाँ पे आदमी बदल जाता है। आज उसी बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो हम उनका स्वागत ही करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के लिए तो कहा जाता है कि यहाँ से जिसके सर पर जीत का सेहरा बनता है वो दिल्ली तक पहुंच ही जाता है। और अभी आंकड़े इस तरफ रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, और बीते कई चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा। नहीं, बराबर, ये मौका तो यूपी के लोगों ने जो है वो 2-3 बार 4 बार इनको दिया, 2 बार लोकसभा में भी दिया, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजर को ऐसा क्यों कहना पड़ता? जो तो इनका माउथ पीस है, वो कहता है कि अभी मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद महाराष्ट्र में तोड़फोड़ होती है। उसके बाद जिनको भ्रष्टाचारी कहा गया, 5 दिन पहले 70,000 का आंकड़ा बताया गया, सहकारी बैंक का आंकड़ा बताया गया, उनको 2 जुलाई को वापस पार्टी में ले लिया जाता है। तो ये अहंकारी जो है वो दहशत में नहीं होता है, लेकिन अहंकारी डरपोक होता है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं ये बात को। तो मुझे एक बात बताइए, अलग अलग सर्वे अलग अलग आ रहे हैं, अभी यही 5 दिन में अलग अलग सर्वे आए हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या जनता इसके लिए वोट करेगी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना को सिरे से नकार दिया अमित शाह ने खुद ने? इसलिए देगी कि आदिवासी के मुंह पर पेशाब करते हैं लोग, उनको कम समझते हैं? इसलिए देंगे कि किसी दलित ने मूंछ बढ़ा ली, किसी ने गरबा देख लिया, किसी ने घोड़ी चढ़ लिया शादी में, तो उसको पीट पीट कर मारने के लिए या गाड़ी के पीछे घसीटने के लिए, इसके लिए लोग इनको वोट देने वाले हैं? 4-5 सर्वे में अगर एक ही अलग अलग फिगर आता है तो क्या समझे इसका मतलब हम?
हमें आपके सर्वे पर और आपके इसके पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं कि इसके बाद जिस तरह की राजनीति की है, वो राजनीति रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इससे नहीं की है। 5 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा राजस्थान में दिया है, 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, महंगाई कम करने की कोशिश किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है जो ये आज जी, लेकिन देखिए ना इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच में मैंने चूंकि यूपी के आंकड़े रखे, मैंने यूपी सेंट्रिक आपसे सवाल किया था, आप महाराष्ट्र चले गए। इन्हीं तमाम समस्याओं के बीच में यूपी भी तो एक है ना, यूपी को आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। 80 लोकसभा सीटें हैं। जयंत चौधरी को इन्होंने लेने के लिए क्या क्या नहीं कहा। जयंत चौधरी पे सारे प्रेशर डाले गए, उनको पार्टी मर्ज करने के लिए कहा गया। जयंत चौधरी नहीं गए उनके पास, तो क्या जयंत चौधरी की समझ नहीं है? आनंद जी आ रही हूँ। धीरेन्द्र जी, अतुल जी कह रहे हैं वही बात के मुद्दे बहुत सारे हैं और यूपी में अगर इतना सब कुछ हो भी रहा है उसके बावजूद जनता ये देख रही है कि कौन मुद्दों की बात करता है और कौन राजनीति भटकाता है। आपकी मजबूरी भी साफ दिख रही है। 26 पार्टियों के मुकाबले आप भी अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं। देखिए प्राची, कुनबा बढ़ना और किसी का भी बढ़े वो पैमाना जीतने और हारने का नहीं होता। ये मेरे लिए भी लागू होता है और INDIA के लिए भी लागू होता है। ये अलग बात है कि हमारे साथ अच्छे लोगों का, एक राष्ट्रभक्त लोगों का ज्यादा जुट गया इसलिए हमारा कुनबा बड़ा हो गया है। लेकिन किसी कुनबे से वोट देने वाले लोग कुनबे देखकर वोट देते हैं, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो आपने दिया है आंकड़ा, मैं उसमें और कुछ ऐड होना है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी और मुलायम जी, राहुल जी ने पहले भी लड़ा था ना, परिणाम जो आया तो वो सबके सामने है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ये भी फायदा मिलेगा ना, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी भी है, योगी जी का कुशल नेतृत्व है, वहां पे गुंडागर्दी को या एक सुरक्षा की भावना जिस तरह से जागृत हुई है, आज लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मैं छोटा रिएक्शन ले रही हूँ धीरेन्द्र जी, क्योंकि इस समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। आपने जो एक पॉइंट रखा इसका जवाब 5 सेकंड। हाँ बोलिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अभी जनवरी में जब राम मंदिर की जब स्थापना हो जाएगी तो वो भी ऐड होना बाकी है जो आपके अगले समय। चलिए ठीक है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजीव रंजन जी छोटा जवाब दीजिएगा, फिर आनंद जी के पास भी जाना है। यूपी का ये जो नतीजा या ये जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, ये तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है यूपी के कई नतीजों में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपनी पुरानी सीटों में 30 से 35 सीटें हारेगी। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शून्य पर ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 2 अंकों में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं एक सोशल एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको ये कह रहा हूं, और इस टिप्पणी को भी चुनाव के बाद हम लोग साझा करेंगे, दोबारा जरूरत होगी तो उस पर बात करेंगे। 9 सीटें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आ सकती है और पूरे देश में 100 से 150 सीटों से ज्यादा। ये तथाकथित एनडीए जिसकी मौत बहुत पहले हो गई थी, इसलिए कि इसके संस्थापक तीनों दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके निकल चुके थे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, जनता दल यूनाइटेड। सर आप तो 150 का आंकड़ा दे रहे हैं। जो भी कुनबा है इसका, चाहे जो भी नाम वो देना चाहें, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेंगे। ठीक है सर, मैंने तो स्टेट वाइज बताया है ना, आप कितनी भी मैक्सिमम सीटें कम कर लीजिए, 150 तो बहुत कम हो गया। मैक्सिमम सीटें भी अगर आप कम कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो बहुमत हासिल कर रही है। आप अगर इनके पिछले रिकॉर्ड से कंपैरिजन करेंगे, मैं आनंद जी को चर्चा में ले आऊं। आनंद जी को मैंने कभी आपके सर्वे को चुनौती मैंने नहीं दी है। ठीक है सर, मैंने कहा मैं एक सोशल एनालिस्ट के तौर पर जो पूरे देश ठीक है, मैं इसका जवाब लूं अजय आलोक जी से, उससे पहले आनंद जी कमेंट करें। बोलिए आनंद जी। अजय जी ने हम पर अभी आरोप लगाया कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। हम आज समझ नहीं पा रहे, आज आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि हिंदुत्व है क्या। जब आप पीडीपी और एनसीपी के साथ सरकार बनाते हो, आप हिंदुत्व नहीं छोड़ते हो। जब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस साथ सरकार बनाती है, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। जब पालघर में साधु की हत्या होती है, आपसे ज्यादा हमें दुख पहुंचता है। 160 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करते हैं और केस बनाते हैं और सबको अंदर डालने का काम करते हैं। जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो ये जो हिंदुत्व अपने आप को कहते हैं, कोई कहने को तैयार नहीं कह रहे बाबरी मस्जिद किसने ढहाया, पता नहीं, हमें नहीं पता।
तब बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यदि हमारे शिव सैनिकों ने ढाया तो हमें उस पर गर्व है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इन बेबुनियाद बातों को लाकर राजनीति में आप कितने दिन चलेंगे। आपका हिंदुत्व कैसा है पहले वो बता दो, हमारा हिंदुत्व कैसा है पहले ये बता दो। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूं। आनंद जी, वीर सावरकर पर टिप्पणी कांग्रेस करती है तो आप नाराजगी जाहिर करते हैं ना, इसलिए लोग सवाल उठाते हैं। अजय आलोक जी, मुझे फिर समाप्त करना है सर। अजय आलोक जी, आपने हाथ तो मिला लिया ना गोली चलाने वालों पर कार से। ठीक है धीरेन्द्र जी, एक सेकंड। अजय आलोक जी, इन तमाम आरोपों का जवाब जला देना। रुक जाइए अतुल जी, एक सेकंड। अजय जी को बोलने दीजिए प्लीज। किसका हिंदुत्व सच्चा, किसका झूठा, ये तय तो जनता करेगी। अजय जी, मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि शिवसेना के फॉर्मेशन के बाद आज प्रवक्ता मुझसे पूछ रहा है, शिवसेना का प्रवक्ता मुझसे पूछ रहा है कि हिंदुत्व की आप किसको, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व क्या है जाके जरा बाला साहेब ठाकरे की पुस्तक ही पढ़ लीजिए, आपको हिंदुत्व समझ में आ जाएगा और आप पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में क्या गलती की है कि किसके हाथ में बैठ गए जाके। पाल घर के साधुओं के किलिंग को जस्टिफाई करने वाली शिवसेना उद्धव आज हम हिंदुत्व का मजा पूछ रही है। ये समझ लीजिए कि आपका हिंदुत्व कहां से कहां पतन हो चुका है। हिंदुत्व रहे नहीं आप भाई साहब, किसी और वोट बैंक को आप देख रहे हैं और इसीलिए आपकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। अब दूसरी बात मैं एक और बात कह दूं कि दहशत में तो लोग इतने हैं प्राची जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए। राजीव जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूके, कह रहे हैं कि मैं एनालिस्ट बन जाता हूं। तो दहशत में कौन आ रहा है? कांग्रेस पार्टी इतनी दहशत में है कि आप पूछ रही हैं और सपा इतनी दहशत में है, आप सपा से पूछती हैं उत्तर प्रदेश से चले जाते हैं हिमाचल। ठीक है अजय जी, कौन दहशत में कितना है तो जनता को तय करना है। मेरे पास समय समाप्त हो गया। अतुल जी माफी चाहूंगी, आपके पास नहीं आ पा रही, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।